नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे पटियाला से। दरअसल एक कथित ऑडियो से शुरुआत करने जा रहे हैं। दरअसल ये ऑडियो का मामला है, कथित ऑडियो का, जिसकी अब फोरेंसिक जांच होगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं और चंडीगढ़ में जांच करवाने के आदेश दिए गए हैं। जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव से पहले एक कथित ऑडियो वायरल हुई थी, जिसमें अकाली दल ने हाईकोर्ट में पिटीशन की है, दाखिल की है। पटियाला पुलिस ने ऑडियो को फेक बताया है। पुलिस ने कहा कि एआई से ये फेक ऑडियो बनाया गया है। अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने एक कॉल रिकॉर्डिंग अपने अकाउंट से पोस्ट की थी और दावा किया था कि ये कॉल रिकॉर्डिंग पटियाला पुलिस की कॉन्फ्रेंस कॉल पर हुई मीटिंग की है, जिसमें पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा, डीएसपी और अकाली उम्मीदवारों के साथ नामांकन के वक्त जो है धक्केशाही करने के लिए कह रहे हैं। तो ये एक ऑडियो वायरल हुआ था। इसी ऑडियो को लेकर अब इसकी फोरेंसिक जांच होगी। जो आरोप लगाए गए थे, इसकी जांच की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी उमेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। जी उमेश, ये जो कथित ऑडियो का मामला है, क्या अपडेट इसको लेकर, और ये जो फोरेंसिक जांच होगी, कब तक इसके आदेश दिए गए हैं, कब तक करवाई जाएगी? देखिए, ये मामला जब हाईकोर्ट में आया था तो तब भी ये मांग थी अकाली दल और कांग्रेस की, और बीजेपी भी इसमें पार्टी बनी थी। तो ये मांग की गई थी कि इसकी जांच कराई जाए फोरेंसिक लैब से, लेकिन पंजाब से बाहर जांच होनी चाहिए। तब हाईकोर्ट ने हालांकि ये कहा भी था कि इसकी जांच करवाई जाए और पंजाब से बाहर कराई जाए, क्योंकि इसमें चुनाव जो कमीशन है, पंजाब चुनाव कमीशन, वो भी इन्वॉल्व था, क्योंकि जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव थे। तो अब आज सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने अब साफ कह दिया है कि इस वायरल जो ऑडियो है, इसकी जांच चंडीगढ़ सीएफएसएल लैब से करवाई जाए, जो पंजाब से बाहर है, क्योंकि जो याचिकाकर्ता हैं उनको अंदेशा है कि पंजाब में अगर इसकी जांच होगी तो वो निष्पक्ष नहीं होगी। तो निष्पक्षता को कायम रखने के लिए जो इस ऑडियो की जांच है, फोरेंसिक जांच है, वो चंडीगढ़ स्थित लैब में होगी। ये आदेश दे दिए हैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने, और इस याचिकाओं का निपटारा भी कर दिया है। तो अब ये जो पुलिस है या कमीशन है, उनका दायित्व है कि इसकी जांच वो कराएंगे और इसकी जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी। जी, वहीं एक तरफ ना पुलिस का पहले कहना था कि ये जो वीडियो है ये एआई से बनी हुई बताई जा रही थी। इसको लेकर कोई पुलिस का पक्ष भी सामने आया हो? नहीं, ये पक्ष देखिए पहले ही आ चुका था शुरू में कि एआई जनरेटेड है। तब भी इस पर सवाल उठाए गए थे जो याचिकाकर्ताओं के वकीलों द्वारा कि किस तरह से ये एआई है, क्या जांच करवाई गई है, कौन सी जांच करवाई गई है, किसने कहा कि एआई है। तो तमाम ये जिरा का पार्ट बने थे, यानी कि जब सवाल जवाब होते हैं। लेकिन फाइनली अब हाईकोर्ट का आदेश आ गया है कि इसकी जांच चंडीगढ़ की लैब करेगी, तभी पता चलेगा कि एआई है या सही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए उमेश। तो फिलहाल अब जो है हाईकोर्ट के आदेश हैं, जांच करवाई जाएगी इस ऑडियो की। जो कथित वायरल ऑडियो है, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि एआई जनरेटेड ऑडियो है या फिर ये असली ऑडियो है। इसको लेकर ही सब कुछ साफ हो पाएगा। तो वहीं कुरुक्षेत्र के लाडवा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। लाडवा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रेस्ट हाउस में लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। जनसंवाद का कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। इस जनसंवाद में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, अपनी शिकायतें लेकर, अपनी परेशानियां लेकर लोग पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास, और मुख्यमंत्री जो है रेस्ट हाउस में इनकी समस्याएं सुन रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री साथ के साथ ही अधिकारियों को मौके पर निर्देश भी दे रहे हैं ताकि इनकी समस्याओं का निपटारा हो सके। जिले के सभी विभागों के अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। तो लाडवा में जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। केंद्रीय बजट को लेकर सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीएम ने मोदी सरकार 3.0 के बजट को ऐतिहासिक बताया और कहा कि प्रधानमंत्री 2047 विकसित भारत की जो सोच है उसको मजबूत कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो बजट है, इसका लक्ष्य रफ्तार, क्षमता और सबका साथ है। एमएसएमई प्रावधान से हरियाणा के उद्योगों का लाभ होगा, ऐसा भी सीएम सैनी का कहना है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा के क्षेत्र को नई ताकत मिलेगी, सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा को भी बढ़ावा मिलेगा, पूंजीगत निवेश से हरियाणा को नई उड़ान मिलेगी। साथियों, केंद्र सरकार का यह बजट केवल एक ये वित्तीय दस्तावेज नहीं है, ये एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह भारत की उस तस्वीर को
पेश करता है, जिसमें भारत आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी और सामाजिक रूप से संवेदनशील ये बजट है वो दिखाई देता है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह बजट, इस बजट में विकास भी है, इस बजट में विश्वास भी है। और साथियों, इस सिद्धांत पर आधारित यह बजट है कि हरियाणा जैसे अग्रणी राज्य के लिए इसमें अपार अवसर निहित हैं। साथियों, यह बजट उस भारत की सोच को दर्शाता है जहां विकास का मतलब केवल बड़े शहर नहीं है, बल्कि गांव, किसान, महिला, युवा और श्रमिक भी हैं। साथियों, जहां अर्थव्यवस्था मजबूत हो लेकिन समाज का अंतिम व्यक्ति भी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे, ये बजट उस दिशा में ये महत्वपूर्ण बजट पेश किया है। साथियों, इस बजट में विकसित भारत के जो स्तंभ हैं, गरीब है, युवा है, महिला है, किसान है, को इसके केंद्र में रखा गया है, उनके ऊपर फोकस किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में कहा भी है। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में साथियों हमारी विकास नीति के ये मूल मंत्र भी है, हम सब इस बात को जानते हैं। साथियों, इस बजट का मूल उद्देश्य संदेह के स्थान पर एक्शन, दिखावे के स्थान पर सुधार और लोक लुभावना घोषणाओं के स्थान पर ये जनहित को प्राथमिकता। सरकार ने इस बजट में लगभग 7% की उच्च आर्थिक विकास दर को लक्ष्य बनाते हुए राजकोष की अनुशासन और सामाजिक न्याय दोनों के बीच संतुलन साधा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह की, जिन्होंने अपनों पर ही निशाना साधा है और कहा कि कुछ नेताओं की वजह से कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। राहुल यात्रा के बाद राहुल गांधी ने सद्भावना यात्रा की थी, उसके बाद नेताओं को आगे आना चाहिए था। बृजेंद्र सिंह ने कहा कि सद्भाव यात्रा से कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी चल रही है वो भी कम होगी। मुझे कुछ लोगों ने सस्ता राहुल गांधी कहा, ये बृजेंद्र सिंह का कहना है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो अपनी सद्भावना यात्रा जो निकाल रहे हैं उसमें जल्दी राहुल गांधी को भी बुलाएंगे। तो बड़ा बयान ये सामने आया है क्योंकि एक तरफ वो अपनों पर ही निशाना साधते नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि कुछ नेताओं की वजह से ही कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई है। चुनाव जो था वो उस तरह का था जब पूरा माहौल जो था वो बीजेपी के खिलाफ था और कांग्रेस के पक्ष में था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव अपनी तारीख की ओर आया तो बीजेपी ने जो वो कह लीजिए जमीनी स्तर पे एक जो बीज बोए हुए थे उनका असर ये जरूर रहा कि काफी संख्या में लोग जहां थे वहीं खड़े मिले। उनकी सरकार से बहुत नाराजगी थी, बहुत समाज के बहुत बड़े वर्ग ऐसे थे जो बहुत नाराज थे, लेकिन उनमें से काफी लोग वापस वहीं बीजेपी के पक्ष में ही खड़े नजर आए जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता चला गया। तो उस चीज को किस तरह से रोका जा सके, कैसे कांग्रेस उसका मुकाबला कर सके, उस चीज को लेकर फिर हम इस यात्रा के माध्यम से हमने सोचा कि इसको लोगों के बीच में लेके जाते हैं और बस 5 अक्टूबर से फिर ये यात्रा चल। लेकिन आपने वोट चोरी की बात कही, आपके ही काफी नेता ऐसे हैं जो कहते हैं कि वोट चोरी तो ठीक है एक मुद्दा था, लेकिन कुछ आपके ही नेता थे जिन्होंने पूरे जो चुनाव को खराब किया और वो ही नहीं चाहते थे कि सत्ता में आए। क्या सच है? नहीं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि
एक ही कारण से पूरे प्रदेश का इलेक्शन प्रभावित हुआ हो, अलग अलग कारण हैं। लेकिन वोट चोरी जिस प्रकार से, अब वो जो इलेक्शन कमीशन ने भी अब जो कार्रवाई की है, हरियाणा इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो कार्रवाई हुई है, उसको क्या बोलते हैं, वो जो डेटा मैचिंग कर रहे हैं 2002 और 2024 की वोटर लिस्ट का, तो उसमें 20 हल्के तो ऐसे आए हैं जहां पे 50% से नीचे मैचिंग हो रही है। पॉजिटिव इसमें नेगेटिव है नहीं, हालांकि वो नेगेटिव के हिसाब से कह रहे होंगे। किसी ने मेरे को सस्ता राहुल गांधी भी कहा था तो जैसे मैंने कहा वो उनकी सोच के ऊपर है। लेकिन हमने जो किया है, जो राहुल गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा की थी, भाई उसका स्वाभाविक फॉलो अप तो ये होना चाहिए ना कि अब इसको प्रदेश के लोग आगे ले जाएं, तो हम बोले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि पहले संगठन ने विरोध किया आपकी यात्रा का, और अब कहीं ना कहीं क्या असर मानते हैं कि खुद बीके हरिप्रसाद सब नेताओं को सलाह दे रहे हैं कि पैदल यात्रा निकालो? विरोध तो पहले भी नहीं किया था, ये कहा था कि आधिकारिक यात्रा नहीं है, लेकिन कोई जाना चाहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो ठीक है कि कुछ ऐसे थे कि वो प्रयास में लगे हुए थे, और कुछ लोगों को शायद ये भ्रम भी था कि ये 15-20 दिन घूम फिर के और उसके बाद बैठ जाएंगे। तो अब वो स्थिति क्योंकि हम पार कर चुके हैं, और यात्रा हरियाणा के राजनीतिक मानचित्र पे आज के दिन एक स्थापित तथ्य है, तो अब सब लोग इसका नोटिस ले रहे हैं, और अब तो बहुत टाइम हो गया कि लोग इसका नोटिस ले रहे हैं। तो हमारे जो प्रभारी जी ने भी कहा, और उसके अलावा भी मैंने सुना है, दिल्ली में इंदिरा भवन में बताते हैं कि यूथ कांग्रेस की कोई मीटिंग हुई थी और वहां भी हमारी यात्रा का जिक्र हुआ था, और किसी ने कहा था कि इस तरह की यात्राएं हमें हर प्रदेश में यूथ कांग्रेस के माध्यम से या जैसे भी है करनी चाहिए। तो मुझे खुशी है इस बात की, यदि हमारी यात्रा एक बेंचमार्क बन जाए, क्योंकि किसी ने मेरे को ये भी कहा, किसी ने नहीं, वो जो हमारे शायद उचाना के एमएलए ने कहा कि ये राहुल गांधी को रिझाने के लिए कर रहे हैं यात्रा। तो मैंने कहा जी बड़ी अच्छी बात, अगर 3000 किलोमीटर की यात्रा रिझाने के लिए किसी को कर सकते हो, 2-4 और कर लें तो कांग्रेस का कल्याण ही ना हो जाए। तो जिनको रिझाना चाह रहे हो वो आएंगे यात्रा के अंदर, जो आरोप लगा रहे हैं कि रिझाना चाह रहे हैं? मैं अब निमंत्रण देने जाऊंगा। अच्छा। क्योंकि ये भी तो नहीं होना चाहिए ना कि आप उनसे निमंत्रण शुरू में दें और फिर वो खुद ही बैठ जाए। नहीं, वो यात्रा में फिर आपकी क्या भूमिका है। और अब जिक्र करेंगे भिवानी कोर्ट परिसर में हुई फायरिंग का, जिसमें हिस्ट्री शीटरों के बीच ये गैंग वॉर हुई थी, और इस मामले में पुलिस ने 2 अलग अलग जगह पर एनकाउंटर किए और 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में 2 आरोपियों के पैर में गोलियां लगी हैं, वहीं भागने की कोशिश करने में 2 और आरोपी भी घायल हुए हैं। आयुष परमार ने अरविंद को टारगेट किया था, पुरानी रंजिश के चलते जो है ये फायरिंग की गई थी। आमने सामने आ गए दोनों ये जो गैंग थे। फिलहाल जो है 10 आरोपियों की पहचान हुई है, 8 को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ये पूरा मामला दोनों जो गैंगस्टर हैं, हिस्ट्री शीटर हैं, उनके बीच पैसों के लेन देन को लेकर शुरू हुआ था, जिससे रंजिश बढ़ी और रंजिश बढ़ने के बाद एक दूसरे को टारगेट किया गया। सारे लोग जो भी उस टाइम वहाँ पे उनका जो प्रेजेंस माइंड है, उन्होंने इन क्रिमिनल्स का पीछा करना स्टार्ट कर दिया, और पीछा करने के उपरांत अब तक जो इन्फॉर्मेशन पुलिस के द्वारा इकट्ठी हुई है, उसमें 3 टीमों की 2 अलग अलग मुठभेड़ हुई हैं। एक मुठभेड़ में जितेंद्र उर्फ जीतू, ये डाबर कॉलोनी भिवानी का रहने वाला है, इसके जब पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की तो इसके साथ पुलिस की क्रॉस फायरिंग हुई, जिसमें इसके दोनों पैरों पे गोलियां लगी। इसका एक साथी है श्रीपाल, जो वहीं मौके पर जब पुलिस के द्वारा भागने की कोशिश की तो इसको गिर के चोट लगी, इसके पैर में फ्रैक्चर है। इसके अलावा जो दूसरी टीम थी जिसमें CIA 1 के लोग पीछा कर रहे थे, उनकी टीम के द्वारा जो मेन इनका आज जो सभी लड़कों को इकट्ठा करके लाया था और जिसने गोली चलाई थी, इसका नाम आयुष परमार एलियस बॉक्सर है। ये डावर कॉलोनी भिवानी का रहना है। इसकी CIA 1 की टीम के साथ मुठभेड़ हुई, जिसके इसके दोनों पैरों में एक एक गोली लगी है। और इसका जो एक अन्य साथी है इजराइल सन ऑफ लतीफ़, ये भी उस टाइम मौके पे था और इसके पास भी वेपन था। इससे कि भागते हुए पैर में चोट लग के इसके पैर में फ्रैक्चर आया है। कुल मिला के वहाँ पर जितने भी अभी तक की इन्फॉर्मेशन आई है, पुलिस के द्वारा अभी तक कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, और उस कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान जो आज इस सारे ये लोग जिसके लिए इकट्ठे हुए थे, जिसको यहाँ पे बीनू के नाम से पहचाना जाता है, बीनू की कोर्ट में आज एविडेंस थी अपने पुराने केस में जिसका वो कंप्लेनेंट था, उसको सहित अभी तक कुल 8 लोगों को पुलिस के द्वारा राउंड अप किया गया है।
जिसमें से 4 अभी घायल अवस्था में हॉस्पिटल में हैं और बाकी 3 को पूछताछ के लिए पुलिस ने अभी हिरासत में लिया है। करनाल में आईटीआई चौक और फरीदाबाद में दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पर अलग अलग हादसों से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। करनाल में नेशनल हाईवे पर आईटीआई चौक के पास चंडीगढ़ से दिल्ली की ओर जा रहे 2 कैंटर आपस में टकरा गए। एक कैंटर में केमिकल भरा था जबकि दूसरे में लोहे का सामान लदा हुआ था। पीछे से आए लोहे वाले कैंटर ने केमिकल कैंटर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों वाहन रेलिंग से जा भिड़े और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए तो वहीं फरीदाबाद में दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार वाहन आपस में टकरा गए जिससे गाड़ियों का अगला हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो गया। हादसे में 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। तो ये 2 हादसे सामने आए, दर्दनाक तस्वीरें सामने आई। 2 अलग अलग हादसे जिनमें 6 लोग जो हैं वो जख्मी हो गए। शहर से जी ये इनका बैलेंस बिगड़ा गाड़ी का, ये बैक साइड में इसमें ऑयल वाले इसमें टकराई है और ये एक्सीडेंट हो गया था जी। अब ड्राइवर को निकाला है जी, 2-3 घायल ज़्यादा हैं जी, एक ठीक है थोड़ा, वो बाहर निकला हुआ है और उसको एम्बुलेंस में भेज दिया जी सबको। किसकी गलती लगती है मुझे? गलती जो वो किसी की निकाल दो, ये रोड पे चलती है गाड़ियाँ, ये बाकी स्पीड में ज़्यादा थी ये वाली गाड़ी जिसमें लोड था माल सरिये वगैरह लोड है, इसमें ज़्यादा वो था। तो राहगीरों की मदद से उसमें पहुँचाया गया? हाँ जी, मदद करी है जी सारों ने, भाई हैं और जो से उतरे हैं ट्रक वाले, उन्हें मदद करके निकाला है राड रोड फंसा के जी। 12 फरवरी को हरियाणा रोडवेज की बसें सड़कों पर नहीं उतरेंगी। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत रोडवेज कर्मचारियों ने चक्का जाम करने का ऐलान किया है। चरखी दादरी रोडवेज वर्कशॉप में हुई बैठक के बाद कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान किया। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के राज्य प्रधान जो अध्यक्ष है नरेंद्र दिनोद, उन्होंने कहा कि कई दौर की बातचीत के बावजूद कर्मचारियों की मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी के विरोध में 12 फरवरी को पूरे प्रदेश में रोडवेज बसों का संचालन पूरी तरह ठप रहेगा। कर्मियों ने चेतावनी दी कि अगर अब भी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर पूरे देश के अंदर 12 फरवरी को हड़ताल करने जा रहे हैं। उसी के एवज में हमारी हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन संबंधित कर्मचारी संघ भी शामिल है और हम आज पूरे हरियाणा का दौरा करते हुए आज चरखी दादरी डिपो के अंदर हम आए हुए हैं। इसी एवज में हम आज लोगों को जागरूक करते हुए 12 फरवरी के हड़ताल में शामिल होने का आह्वान करते हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। क्या किया जाएगा 12 तारीख को? 12 तारीख को पूरा हरियाणा रोडवेज का चक्का जाम होगा, क्योंकि जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, वो जो मुद्दे हैं हड़ताल के, वो रोडवेज के भी बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। आप देखिए कि जो पेंशन का मुद्दा है वो राष्ट्र का मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा है, उसके अंदर रोडवेज का कर्मचारी भी शामिल होता है। आज 2004 के बाद रोडवेज का कर्मचारी की या पूरे हरियाणा के कर्मचारियों की जो पेंशन नहीं है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है इसके अंदर, लेकिन सरकार उसकी तरफ इस बजट के अंदर भी कोई प्रावधान न करके सरकार इसकी